मेजरमेंट इन मेजरिंग टूल्स। रेखीय माप लेने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। स्टील रूल प्रायः 6 इंच, 48 इंच और 150 इंच से 600 mm लंबाई में या साइज में पाए जाते हैं। इसका अल्पतमांक 1/64 इंच या 1/2 mm होता है। स्टील रूल का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। यह इंजीनियरिंग कार्य के लिए किया जाता है। स्केल का प्रयोग ड्राफ्टमैन द्वारा नक्शे इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे स्टील रूल और स्केल दोनों ही अलग अलग होते हैं। स्टील रूल आप जिससे समझ सकते हैं स्टील का बना होता है और स्केल जो रहती है प्लास्टिक की बनी होती है। दोनों के नापने में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्टील रूल थोड़ा सा एक्यूरेट होता है लेकिन स्केल इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए हम स्केल का यूज़ हम ड्राफ्टमैन कार्यों के लिए करते हैं या नक्शा बनाने के लिए करते हैं, और स्टील रूल का उपयोग हम वर्कशॉप में इंजीनियरिंग कार्य के लिए किया जाता है। स्टील रूल के ऊपर क्रोम फिनिश किया जाता है। स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय लेआउट बनाने के लिए किया जाता है। स्क्राइबर का पॉइंट 10 से 15 डिग्री तक ग्राइंड किया जाता है और दूसरा सिरा 90 डिग्री पर बेंड होता है। स्क्राइबर का प्रयोग हम मार्किंग करते समय लाइन बनाने के लिए करते हैं। इसको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसका पॉइंट को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। ISI के अनुसार इसकी लंबाई 150 से 200 mm तक होती है। स्क्राइबर की लंबाई 150 mm से 200 mm तक होती है। झुकाव कोण स्क्राइबर का 60 डिग्री होता है। जब भी हम मार्किंग करते हैं तो स्क्राइबर को हमें 60 डिग्री पर झुकाकर प्रयोग करना चाहिए। डिवाइडर का प्रयोग वृत्त चाप खींचने के लिए और दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जो डिवाइडर होता है उसका प्रयोग हम मार्किंग करने के लिए, यानी जो हमारी चॉक की सरफेस होती है, कोई भी प्लेन सरफेस हो जिस पे हमें मार्किंग करना है उस पर हम वृत्त या चाप खींचने के लिए करते हैं और दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए यानी ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट होता है और एक स्प्रिंग जॉइंट होता है। डिवाइडर की लंबाई पिवेट से पॉइंट तक की होती है। डिवाइडर के पॉइंट को सरफेस पर बैठाने के लिए 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। हमें ये याद रखना होगा कि प्रिक पंच का उपयोग कब किया जाता है, जब हमें किसी डिवाइडर के पॉइंट को बिठाना हो तब हमें प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है 90 डिग्री के। सेंटर पंच का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब हमें कभी किसी ड्रिल को उसका स्थान देना है या ड्रिल के पॉइंट को हमें स्थान देना है तो 90 डिग्री के प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। और 60 डिग्री के पंच का प्रयोग कब किया जाता है, जब हमें मार्किंग करनी हो तब हमें 60 डिग्री के पंच का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसके प्रयोग के साथ स्टील रूल का भी प्रयोग किया जाता है। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है जिसका प्रयोग स्टील रूल के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम इस कैलिपर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टील रूल को भी साथ में रखना है। कैलिपर दो प्रकार के होते हैं, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है और एक फर्म जॉइंट कैलिपर होता है। दोनों में से एक्यूरेट कौन सा होता है, फर्म जॉइंट या स्प्रिंग जॉइंट? तो हमें स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कोई भी हो सकता है, कैलिपर है, डिवाइडर है, कौन सा डिवाइडर या कौन सा कैलिपर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होगा, क्योंकि उससे हम स्क्रू के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। कैलिपर के प्रकार: आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर वो कैलिपर होता है जिसके जो लेग्स हैं वो अंदर के साइड मुड़े हो और जिसके उपयोग से हम बाहर के माप लिए जाते हैं, उसे हम आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। इनसाइड कैलिपर वो होता है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी व्यास को अंदरूनी तौर से नाप सकते हैं और इसके दोनों लेग्स होते हैं या दोनों पॉइंट होते हैं वो बाहर के साइड मुड़े हुए होते हैं। जेनी कैलिपर वो कैलिपर होता है जिसका जो पॉइंट रहता है एक पॉइंटेड रहता है और एक साइड से वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, उसे हम जेनी कैलिपर बोलते हैं। जेनी कैलिपर का यूज़ हम किसी भी गोल जॉब की सेंटर को निकालने के लिए कर सकते हैं। सेंटर पंच का उपयोग ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। डॉट पंच का प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए किया जाता है। अब इन तीनों के पॉइंट्स भी अलग होते हैं। सेंटर पंच 90 डिग्री पे, सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। प्रिक पंच का जो पॉइंट
एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री, और डॉट पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, और ऑटोमेटिक जो पंच आते हैं जिसका हम एक बटन दबाकर हम जिसे पंच कर सकते हैं वो होता है 60 और 90 डिग्री। और याद रखिएगा ये एक परमानेंट मार्किंग है, क्योंकि इससे हमारे सतह पर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और एक मार्किंग से दूसरे डॉट की जो दूरी रहती है वो 2 से 5 mm तक की रखी जाती है। हैंड हैमर का जो भार होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 150 से 1500 ग्राम तक होता है ना, 1.5 किलो तक इसका भार होता है हैंड हैमर का। मार्किंग के लिए हैमर का भार 250 ग्राम होता है। जब भी हम मार्किंग करते हैं या सेंटर पंच का यूज़ करेंगे या पिक पंच का यूज़ करेंगे, डॉट पंच का यूज़ करेंगे, जो हम हैमर का यूज़ करेंगे वो 250 ग्राम का होना चाहिए। ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से हैमर का बना होता है। अगर हम पूछें तो कौन सा हैमर किस स्टील से बना होता है, तो वो ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से बना होता है, जिसे हम कास्ट आयरन भी या कास्ट स्टील भी कह सकते हैं। हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है उसके भार पेन के साइज़ के अनुसार होता है। जो उसके चिक रहता है स्पेसिफिकेशन वो कहाँ लिखा है, उसके चिक पे यानी साइड फेस पर लिखा जाता है। हैमर का जो स्पेसिफिकेशन है साइड चिक पर लिखा जाता है। और कैसे करते हैं, उसका जो भार है, जो उसका वेट है, जैसे 2 किलो का भार है और हमें किस पेन का चाहिए, हमें स्ट्रेट पिन चाहिए या हमें बॉल पेन हैमर चाहिए या क्रॉस पेन हैमर चाहिए, उस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। बॉल पेन हैमर रिवेटिंग कार्य और क्रॉस पेन हैमर स्ट्रेचिंग कार्य और स्ट्रेट पिन हैमर ग्रुप कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब को सहारा देने के लिए या गोल छड़ को सहारा देने के लिए किया जाता है। ग्रेड ए के वी ब्लॉक का अधिकतर परिशुद्ध होते हैं। यह 100 mm लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इसको हाई ग्रेड स्टील से बनाया जाता है, जिसे टूल रूम में उपयोग किया जाता है, टूल रूम में कार्य के लिए। जो ग्रेड बी है इसकी परिशुद्धता कम होती है। यह 300 mm लंबाई तक में प्रयोग किए जाते हैं। इसको क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है और वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम वी ब्लॉक को जो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं वो किस ग्रेड का होता है, तो वो ग्रेड बी होता है, और जिसे हम टूल रूम में इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेड ए वी ब्लॉक होता है। ये क्वेश्चन हमेशा देखा गया है कि आ जाते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें तो ये 100 mm लंबाई में पाए जाते हैं। तो ग्रेड ए से आप बोल सकते हैं हाँ भैया एकदम बहुत ही बढ़िया ग्रेड का है, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम करेंगे टूल रूम्स के अंदर जहाँ पे टूल्स का यूज़ होता है वहाँ पे। और जो ग्रेड बी है थोड़ा सा उससे कम लेवल पे आता है और सेकंड नंबर पे आता है, तो इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, हम वर्कशॉप में इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वी ब्लॉक को हम यू क्लैंप के साथ प्रयोग में किया जाता है। एक यू क्लैंप आता है, उसके साथ हम उसका प्रयोग करते हैं। वी ब्लॉक का इंक्लूडिंग एंगल 90 डिग्रीज का होता है। जो वी ब्लॉक होता है उसमें वी प्रकार का ग्रुप बना होता है, जिसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज का होता है, तभी उसके अंदर हम गोल छड़ को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम आगे बढ़ें तो देखें वी ब्लॉक का जो साइज़ है उसकी लंबाई के अनुसार लिया जाता है। वी ब्लॉक का जो स्पेसिफिकेशन है वो है 50 बाय 5 4 ASI IS 2949। जो 50 है वो वी ब्लॉक का साइज़ है। जो 5 दिया गया है वो उसका न्यूनतम व्यास है, यानी सबसे कम व्यास का हम इसमें इतना रख सकते हैं, और जो अधिकतम व्यास है वो 40 तक का रख सकते हैं। और ये ग्रेड ए दिया गया है इसको इंगित करता है, यानी जो वी ब्लॉक का साइज़ है, जैसे हमने देखा ग्रेड ए को देखते हैं तो 100 mm लंबाई में आते हैं, तो जो इसका जो साइज़ है वो 50 mm लंबाई का है। 5 से 40 बोले तो न्यूनतम 5 mm की छड़ को हम रख सकते हैं और अधिकतम हम 40 mm की छड़ को इसके ऊपर रख सकते हैं। और जो ये ए दिख रहा है वो ए बोलता है कि ये ग्रेड है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंच वाइज का साइज़ है उसके जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। जो उसके जबड़े हैं उसकी कितनी चौड़ाई है उससे उसका साइज़ लिया जाता है। बेंच वाइज को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जॉ टूल स्टील से बनी होती है। सामान्यतः 150 से के साइज़ में जबड़े होते हैं, यानी सामान्यतः जो साइज़ होता है जबड़ों का वो 150 mm होता है। गाइड नट और बॉक्स नट का मटेरियल गन मेटल का बना होता है। हैंड माइल्ड स्टील का होता है और स्प्रिंग स्टील की भी होती है। स्प्रिंग जो है स्प्रिंग स्टील से बनी होती है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जॉ प्लेट 75 से 150 mm तक पाई जाती है।
कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग कोण को मापने के लिए किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। वर्नियर कैलिपर में डेप्थ बार वर्नियर स्केल के जुड़ी होती है, जो मूवेबल जो होती है उसके साथ आपकी जो है डेप्थ बार जुड़ी होती है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की, तो अगर मेन स्केल के जो 9 विभाग हैं के बराबर वर्नियर स्केल के 10 भाग हैं, यानी अगर हम वर्नियर स्केल को देखें और मेन स्केल को देखें, अगर जो मेन स्केल के जो 9 भाग हैं वो वर्नियर स्केल के 10 भाग से मिलता है, तो उसका जो एक मेन स्केल डिवीज़न का मान होगा 1 mm और वहीं 9 मेन स्केल डिवीज़न का मान होगा 9 mm। तो 9 mm 9 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद जो है एक मेन स्केल डिवीज़न का मान कितना था 1 mm था, तो 9 मेन स्केल डिवीज़न का मान कितना हुआ 9 mm और वहीं वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान भी 10 लिखा जाएगा। और फिर वहाँ अगर हम एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान लिखेंगे तो कितना आना चाहिए 9/10 mm। और लिस्ट काउंट होगा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 1 माइनस 9/10। ये 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान है, तो लिस्ट काउंट कितना आएगा निकल के 1/10 इक्वल टू 0.1 mm। ये आपका मेन स्केल डिवीज़न का मान हो गया। अगर हम दूसरे वाले को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है सेम यही है, मेन स्केल डिवीज़न का जो 49 पार्ट्स हैं वो आपके वर्नियर स्केल के 50 पार्ट से मिलता है। तो उसके आगे देखें तो 49 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न, 49 mm इक्वल्स टू 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल्स टू 49/50। तो लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट बोलते हैं माइनस 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, लिस्ट काउंट होता है आपका ये। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न का जो मान है वो है आपका 1 और जो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो मान है वो है 49/50। तो इस लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/50 और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.02 mm। माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो माइक्रोमीटर होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है 0.01 mm होता है। माइक्रोमीटर एक थिम्बल डिवीज़न का मान, जो उसमें थिम्बल होती है उसका डिवीज़न का जो मान होता है वो होता है 0.01 mm होता है। माइक्रोमीटर के एक स्लीव डिवीज़न का मान 0.5 mm होता है। माइक्रोमीटर के स्लीव के डेटम लाइन के 0 से थिम्बल के 0 मिलता है तो इसे ज़ीरो एरर कहते हैं। यानी अगर हम माइक्रोमीटर का जो 0 की डेटम लाइन है और जो थिम्बल की जो डेटम लाइन है वो अगर दोनों मिलती है तो ज़ीरो एरर बोला जाता है। और पॉजिटिव एरर किसे बोलेंगे, जब स्लीव पॉजिटिव एरर में स्लीव थिम्बल का जो 0 है, ये लिखा है, ये कटा हुआ है, थिम्बल का 0 स्लीव की डेटम लाइन से नीचे रहता है। जब स्लीव का जो 0 है वो थिम्बल का 0 स्लीव की डेटम लाइन से नीचे रहता है तब ये पॉजिटिव एरर होगा। नेगेटिव एरर कब होगा, जब थिम्बल का 0 स्लीव की डेटम लाइन से आगे निकल जाता है, ना ऊपर चले जाता है, तो वो नेगेटिव एरर होगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 5 मिनट की शुद्धता में माप ली जा सकती है। डिस्क पर मेन स्केल डिवीज़न अंकित रहती है और डायल पर वर्नियर स्केल डिवीज़न अंकित रहती है। वर्नियर पैमाने का एक भाग का मान 23/12 इक्वल्स टू 23/12 होता है, या 1 सही 11/12 लिख सकते हैं, या हम 1 डिग्री 55 मिनट लिख सकते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग न्यून और अधिक कोण मापने के लिए किया जाता है। 40 डिग्री 5 मिनट को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से मापते हैं और 40 डिग्री 4 मिनट को हम साइन बार से मापते हैं। ऐसा क्यों,
क्योंकि जो हमारा बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है, जो उसकी शुद्धता होती है वो 5 मिनट होती है, और जो शाइन बार की जो शुद्धता होती है वो 1 मिनट होती है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी मैंने गलती करी थी, लेकिन मैं अब गलती नहीं करना चाहता हूँ, इसका मैं भी खुद समझ रहा हूँ। 40 डिग्री 0.5 मिनट्स का जो है वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से माप सकते हैं, क्योंकि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर वो लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट का। लेकिन आपको 40 डिग्री और 4 सेकंड का जो लीस्ट काउंट है, वो जो मान है वो कैसे निकालेंगे, वो साइन बार से निकालेंगे, क्योंकि साइन बार का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिनट होता है। डिग्री की ग्रेजुएशन डिस्क पर होती है। एसआई सिस्टम में लंबाई की इकाई मीटर होती है। मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर से थिम्बल 0.5 mm आगे बढ़ता है। सेल्यूलोज लेकर मार्किंग मीडिया अलग अलग रंग में पाया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्नग हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है ब्लेड का खिंच जाना। ब्लेड खिंच जाती है, जिससे कारण जो नया ब्लेड है वो ढीला हो जाता है। की वे काटने के लिए क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। कॉर्निंग की और जॉइंट पर मटेरियल को खरोचने के लिए डायमंड छेनी का प्रयोग किया जाता है। जो कॉर्नर के जो छोटे छोटे मटेरियल होते हैं उसे खरोचना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, या जॉइंट्स पे किसका यूज़ करेंगे, तो हम डायमंड कट का छेनी का यानी डायमंड पॉइंट चीज़ल का यूज़ करेंगे। ऑयल ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड चीज़ल का यूज़ करेंगे। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा डायल है। पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? आसान से हैंडल। 10 डिग्री से ऊपर की संकीर्ण खांचें और कोणों को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। 60 डिग्री से अधिक के लिए त्रिकोण फाइल का उपयोग किया जाता है। हेवी ड्यूटी वर्क के लिए पेडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए नील सॉ फाइल का यूज़ किया जाता है। ड्रिल शैंक पर मोर स्टेपर की रेंज MT1 to MT5 तक रहती है। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग की जाने वाली टेप रेंच टी हैंडल टेप रेंच है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटने की गति कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट होती है। जो माइनर डाया होता है वो किसके बराबर होता है? जो मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। वाइट वॉश मार्किंग मीडिया को रफ सरफेस, रफ फोर्जिंग या कास्टिंग पर प्रयोग किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण को मापने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए कंटूर ब्लेड सॉ का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमें कंटूर ब्लेड सॉ का प्रयोग किया जाता है तो विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किया जाता है, ये बोल सकते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण को मापने के लिए किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर होता है। वाइट वॉश का यूज़ कहाँ किया जाता है? रफ सरफेस या कास्टिंग की हुई उस पर किया जाता है, मटेरियल सरफेस पर किया जाता है। माइनर डायामीटर क्या होता है? मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ होता है। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटी गई गति को क्या बोलते हैं? जो स्पीड होती है, कटिंग स्पीड होती है, उससे मीटर प्रति मिनट में नापा जाता है। जो ड्रिल शैंक है, मोर स्टेपर होता है। ड्रिल शैंक जो ड्रिल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो आपके स्पेंडल में जाता है, उसका जो साइज़ रहता है वह MT1 to MT5 तक रहता है। ये जो 85 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी कंप्लीट हो गए हैं, पूरे 85 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब देखते हैं दूसरे उसमें क्या देखने को मिलता है।